नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव में जो महासंग्राम चल रहा है, जिस हिसाब की स्थिति महागठबंधन और एनडीए में बनी हुई है, खींचतान का माहौल है। वैसे में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है, जहां पर झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और सुपौल में चुनाव होना है, जिसको लेकर क्या समीकरण बनता है इन 5 जगह पर। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर एनडीए के प्रत्याशी हो या महागठबंधन के प्रत्याशी हो, तो क्या समीकरण बनता नजर आता है इन 5 जगहों पर, जिस पर चर्चा करेंगे हम आज। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन 5 जगह पर क्या समीकरण बनता नजर आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे खगड़िया से, जहां पर महबूब अली फिलहाल सिटिंग सांसद है लोजपा से, जिनका इस बार टिकट काटकर एक सोनार जाति से आए हुए राजेश वर्मा को दिया गया है। वहीं महागठबंधन में ये सीट सीपीआई को दी गई है, जहां पे कुशवाहा जाति के कैंडिडेट जो संजय कुमार है उनको लाया गया है। तो हम जानेंगे कि क्या लग रहा है यहाँ पे समीकरण बनता नजर आ रहा है। देखिए, ये खगड़िया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो खगड़िया, समस्तीपुर और से मिलकर बना हुआ है, और इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बिलदौर और परबत्ता है। और करीब आरजेडी से यहाँ 3 लोग, जेडीयू से 2 और कांग्रेस से 1 लोग जीते हुए हैं। और ये जो जिनका नाम लिया, चौधरी महबूब अली कैसर, ये काफ़ी संपन्न परिवार से वहाँ आते हैं, और खगड़िया से लगातार 2 बार वो 2014 में और 2019 में वो चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में उनको लोजपा ने टिकट दिया था, उस समय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, इनको टिकट मिला था 2019 में। और वहाँ से उन्होंने मुकेश सहनी, जो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मुकेश सहनी को लगभग 2,50,000 वोट से इन्होंने हराया था। इतने भारी मतों से उन्हें हराया गया था, तो फिर क्यों उनका टिकट काटा गया? टिकट इसलिए काटा गया कि ये लोग, जब लोजपा में विभाजन हुआ था, तो विभाजन में उस समय अकेले चिराग पासवान बच गए थे, और बाकी जो इनके सारे लोग थे वो पारस जी, जो उनके चिराग पासवान के चाचा हैं, उनके साथ चले गए हुए थे, पारस गुट में चले गए हुए थे। तो इधर आकर बार बार इस बात को उन्होंने कहा था, चिराग पासवान ने, कि हम जिन्होंने धोखा दिया है उनको हम सीट नहीं देंगे। तो एक ही सीट वैशाली का जो है वो उन्होंने धोखा देने वाले में से 1 सीट ही दिया, और उन सीट पर नहीं दिया। हाँ, और उनको जो है सो बाकी कहीं नहीं दिया, उसमें खगड़िया उनका कट गया। अब तो उन्होंने आरजेडी भी ज्वाइन कर लिया है, महबूब अली कैसर ने। ऐसे महबूब अली कैसर के जो पुत्र हैं, वो सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, वो आरजेडी से चुनाव जीते हुए हैं। तो ऐसे भी आरजेडी से उनकी निकटता थी, और महबूब अली कैसर शुरू से कांग्रेस में, वो जब राजनीति में आए थे तो कांग्रेस में ही थे। तो इस तरह से उनका ये हुआ है। अब इस बार जो है सो खगड़िया सीट को फिर लोजपा को ही मिला है, वो लोजपा रामविलास को मिला है। और खगड़िया सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो राजेश वर्मा हैं। राजेश वर्मा सोनार जाति से आते हैं और काफ़ी धनाढ्य हैं, पैसे की उनको कोई कमी नहीं है, तो उनको बुलाया है। और महागठबंधन ने ये सीट सीपीएम को दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 सीट सीपीएम को मिला है और 1 सीट बेगूसराय का सीपीआई को मिला है। तो वहाँ से कुशवाहा जाति के संजय कुमार को महागठबंधन की ओर से सीपीएम ने टिकट दिया है। तो इस तरह से खगड़िया का चुनाव काफ़ी रोचक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर आरजेडी के 3 एमएलए हैं, जेडीयू के 2 एमएलए हैं, कांग्रेस का 1 एमएलए है।
तो यहाँ जो है सो चूँकि ये यहाँ अपर कास्ट में खगड़िया में भूमिहारों का वोट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मायने रखता है। तो हमको ऐसा लगता है कि भूमिहार वोट जो खगड़िया में होगा वो निर्णायक वोट हो जाएगा और वो जिसके तरफ जाएगा उसके चुनाव जीतने की संभावना बनेगी। तो ऐसा हमको खगड़िया में महसूस हो रहा है। ऐसे मुस्लिम वोट की भी संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है और मुस्लिम वोट नेचुरली वो जो है सो महागठबंधन की ओर उसका जाना चाहिए। कुशवाहा वोट भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है और मलाह वोट जो है, सहनी वोट जो है वो भी ज़्यादा है। तभी तो मुकेश सहनी लड़े थे और मुकेश सहनी को लगभग चुनाव वो हार गए थे 2.5 लाख वोट से, लेकिन उनको अपना भी 2-2.5 लाख वोट वहाँ आया था। तो मुकेश सहनी भी वहाँ एक फैक्टर होंगे खगड़िया में और काफ़ी रोचक मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो सेठ हैं, ये जो वर्मा हैं, वर्मा सोनार जाति से आते हैं और उनके पक्ष में भी एक काफ़ी मजबूत समीकरण वहाँ बन रहा है। लेकिन जो सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं और सीपीएम चूँकि सीपीएम कैडर वाली पार्टी है और कैडर वाली पार्टी चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए इनको भी कहीं कमज़ोर करके आंकना एक गलती होगी। अच्छा, झंझारपुर से अभी जेडीयू के सिटिंग सांसद रामप्रीत मंडल को ही उतारा गया है। वहीं महागठबंधन से ये सीट वीआईपी के कोटे में आई है, जहां पर सुमन कुमार महासेठ को ये सीट दी गई है, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस रही है। तो और क्या लगता है क्यों महागठबंधन ने आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले को चुना और साथ ही साथ यहाँ पर बासपा से भी गुलाब यादव को लाया गया है? तो क्या लग रहा है यहाँ के सीट का क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है? पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था झंझारपुर का, उसमें रामप्रीत मंडल चुनाव जीते थे और रामप्रीत मंडल ने गुलाब यादव को हराया था। करीब करीब 1.5 लाख वोटों का डिफरेंस था उन लोगों के बीच में और गुलाब यादव। तो गुलाब यादव की पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि है। वो कुछ समय पहले सीपीआई में भी थे वो, लेकिन बाद में अब वो आरजेडी में आ गए। तो गुलाब यादव को पूरा विश्वास था कि इस बार फिर एक बार ये सीट जो है वो झंझारपुर की सीट उन्हीं को आरजेडी देगी। लेकिन आरजेडी ने उनको नहीं सीट दिया, बल्कि आरजेडी ने वो वीआईपी जो बाद में आई, तो वीआईपी को जो जिस मेरे मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसको 3 सीट अलॉट हुआ है, एक गोपालगंज का, एक मोतिहारी का और तीसरा झंझारपुर का। तो झंझारपुर का सीट उनको अलॉट हो गया, क्या नाम कहते हैं इनको, ये वीआईपी को। और वीआईपी ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है। एक वहाँ के काफ़ी वो भी धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनका नाम है ये सुमन कुमार महासेठ। तो ये सुमन कुमार महासेठ के बारे में कहा जाता है कि ये आरएसएस के पृष्ठभूमि नहीं बल्कि आरएसएस के बहुत ही मतलब एक सशक्त काम करने वाले में से हैं। लेकिन चूँकि ऐसा लगता है कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि अपने को सन ऑफ मलाह कहते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनके पास 2 असुरक्षित क्षेत्र था, मोतिहारी और झंझारपुर। लेकिन दोनों में से कहीं भी उन्होंने मलाह जाति से, अपनी जाति से टिकट देना उचित नहीं समझा। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरह से जाति के नाम पर जो राजनीति लोग करते हैं और जाति को किस तरह से दरकिनार करते हैं अपने स्वार्थ में, उसका एक एग्जाम्पल झंझारपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक कठिनाई है कि गुलाब यादव ने राजद छोड़ दिया है और राजद छोड़ने के बाद वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेचुरली जो झंझारपुर की लड़ाई है वो त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी, क्योंकि गुलाब यादव भी बहुत ही संघर्ष करने वाले लोग हैं और रामप्रीत मंडल तो वहाँ हैं ही हैं, पहले से हैं। हालांकि रामप्रीत मंडल के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ त्रिकोणात्मक फाइट, वो कुछ जो स्थान है बिहार के अंदर 40 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई चल रही, जैसे पूर्णिया में हम लोगों ने देखा, तो उस तरह से यहाँ भी गुलाब यादव, रामप्रीत मंडल और महासेठ जो हैं उनके बीच में त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। हालांकि वीआईपी से काफ़ी नाराज़गी है लोगों को, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि एक आरएसएस के पृष्ठभूमि के व्यक्ति को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसा लग रहा है।
अच्छा, अररिया में प्रदीप कुमार सिंह जो अभी सिटिंग सांसद है उनको ही बीजेपी ने दिया है टिकट, वहीं आरजेडी से शाहनवाज आलम को दिया है, तो क्या लग रहा है वहाँ का क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? देखिए, अररिया सीट जो है वो सीमांचल के गांधी तस्मुलुद्दीन का नाम सब लोग जानते हैं उनको। उन्होंने ही अररिया सीट को एक तरह से गढ़ा था और अररिया से वो लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो अभी तस्मुलुद्दीन के दोनों बेटे शाहनवाज आलम और सरफराज आलम, दोनों बेटे जो हैं वो राजनीति करने को इच्छुक हैं, बल्कि राजनीति में हैं ही। तो इस बार उनको आरजेडी ने जो 2 मुस्लिम कैंडिडेट को 40 में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को जो आरजेडी ने खड़ा किया है, उसमें एक सीट अररिया भी है जहां से तस्मुलुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम को उसने टिकट दिया है। लेकिन शाहनवाज आलम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भाई को मनाने की है, क्योंकि सरफराज आलम को एकदम बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि शाहनवाज आलम ये चुनाव लड़ें। वो चाहते थे कि वो स्वयं दावेदार थे आरजेडी से कि हम वहाँ से हमको क्या लगता है ये 2 भाई की जंग में आरजेडी को कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, 38% वोट वहाँ मुसलमानों का है। अररिया में जो मुसलमान हैं वो 38% वोट है, लेकिन वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का कंसोलिडेशन हो जाता है। और प्रदीप कुमार सिंह टाइटल से नहीं जाना चाहिए। प्रदीप कुमार सिंह अति पिछड़ी जाति, जिसको गन गई जाति कहते हैं, जिसकी संख्या वहाँ अररिया में काफ़ी है, वहाँ से आते हैं। और जो 38% के बाद जितने वोटर हैं वो सब कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के कारण लगातार प्रदीप कुमार सिंह की जीत वहाँ हो रही है। तो इसलिए और ऐसे भी अगर आप देखें तो वहाँ जो चुनाव का अभी तक का ये रहा है, उसमें हिस्ट्री रहा है, उसमें प्रदीप कुमार सिंह बराबर बाजी मारते रहे हैं। लेकिन अगर कंसोलिडेशन मुसलमानों का जो सरफराज और शाहनवाज के बीच का जो टसल है, उस टसल से अगर ये पार पा जाते हैं तो नेचुरली एक रोचक मुकाबला होगा, और ये भी हो सकता है कि वहाँ से महागठबंधन भी चुनाव जीत जाए। अच्छा, सुपौल में दिलेश्वर कमल जो केवट जाति से आते हैं, जेडीयू के अभी सिटिंग सांसद है, आरजेडी से भी इस बार शेड्यूल कास्ट से लाया गया है चंद्रहास चौहान को, तो क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पर समीकरण में कुछ फेरबदल, क्योंकि सिटिंग सांसद दिलेश्वर कमल है जेडीयू से, तो क्या आरजेडी यहाँ पर इस बार कहीं कुछ कर सकती है? देखिए, ये जो सुपौल सीट है ये सहरसा को से अलग होकर सुपौल सीट बनाया गया, और सुपौल सीट में भी एक तरह से जो सवर्ण जातियां हैं उनका भी प्रभाव है। बल्कि कहा जाता है कि सवर्ण जातियां जो हैं वही निर्णायक इसमें होंगी, क्योंकि दिलेश्वर कामत जी ये अभी लोकसभा के सदस्य हैं और ये केवट जाति से आते हैं। तो केवट जाति की संख्या भी वहाँ ज़्यादा है और अति पिछड़ी जातियाँ सुपौल में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उनके खिलाफ एक आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया है कि उसने ये एक असुरक्षित सीट पर शेड्यूल कास्ट को जो चंद्रहास चौपार हैं उनको जो है सो लाने का काम किया है। हालांकि ये विधायक हैं, अभी सिंहेश्वर स्थान से ये विधायक हैं आरजेडी के ही, तो उनको लाया है और आरजेडी एक प्रयोग वहाँ कर रही है। लेकिन वहाँ जो प्रयोग का क्या लगता है कि परिणाम धरातल पर दिख रहा है अभी फ़िलहाल इलेक्शन से पहले? इसलिए ऐसा है कि सुपौल में यादव जातियाँ भी हैं, यादव जाति भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हालांकि उनकी संख्या उतनी नहीं है जो जितनी मधेपुरा में है, तो लेकिन फिर भी उनके उसके पहले जैसा कि आपने देखा था कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें रंजीता रंजन वहाँ चुनाव जीती थी, और जब 2019 का चुनाव आया तो यही दिलेश्वर कामत जो हैं उन्होंने रंजीता रंजन को फिर से हराया था। तो इसलिए लेकिन वहाँ पर ये जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जो नाम अभी आपने बताया प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं। नेचुरली जो है सो लड़ाई काफ़ी टफ होगी। लेकिन वहाँ एक इशू और आया है, वो इशू है कि शरद यादव जी ने अपने मृत्यु के पहले अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया था, और उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे को मधेपुरा से
लोकसभा में भेजा जाए, अंतिम उनकी इच्छा थी, जैसा उनके पुत्र का कहना है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो उनके पुत्र काफ़ी सक्रिय थे, वो काफ़ी निराश हैं। तो उस और शरद यादव का भी काफ़ी वहाँ पर इन्फ्लुएंस है मधेपुरा में। हालांकि वो मध्य प्रदेश के थे, लेकिन शरद यादव जी ने पूरा एक राजनीतिक जीवन अपना मधेपुरा में ही बिताया है। और मधेपुरा वो बार बार जाते थे, मधेपुरा से चुनाव जीतते थे भी, हारते भी थे। 2019 में वो चुनाव हार गए थे। तो इसलिए बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन वहाँ मुझको ऐसा लगता है कि वो जो चूँकि 2 यादव में से ही सेलेक्ट करना है, इसलिए वहाँ जो राजपूतों की भी संख्या वहाँ सिजेबल नंबर में मधेपुरा में राजपूत भी हैं, तो नेचुरली निर्णायक भूमिका में वो ला जाएंगे। चूँकि यादव का वोट तो बटना ही है और बहुत शार्पली डिवीज़न होगा। और वहाँ चूँकि उनको जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनको लोग लाइक करते हैं यादव लोग, तो इसलिए जो है सो उनके तरफ ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो रहा है, अभी ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया प्रोफेसर साहब से और आपको बताया 7 मई को जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है बिहार के 5 क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में, अब क्या लग रहा है, वहाँ का कैसा समीकरण बन रहा है दोनों ही महादलों में, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, या जहाँ से जो लोग भाजपा या निर्दलीय खड़े हो रहे हैं वहाँ भी कैसा समीकरण बनता नजर आ रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।